नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। बाबा साहेब अंबेडकर ये एक ऐसा नाम है जिसके साथ में जीवन के बहुत सारे पहलू, हम सामाजिकता की बात करें, हम राष्ट्रीयता की बात करें, हम अध्ययनशीलता की बात करें, हम संघर्षों की बात करें, हम संकटों से सामना करने की बात करें, ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसको उनके जीवन ने छुआ ना हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो बहुप्रचारित हो जाती हैं, अति प्रचारित हो जाती हैं, जिनमें से एक आरक्षण की बात हमारे सामने हमेशा आती ही है। जब भी बाबा साहब की बात आती है तो उन दो चार बिंदुओं की चर्चा हमेशा होती है। लेकिन उसके अलावा इतना विराट व्यक्तित्व, इतना बड़ा जीवन, तो उसमें उनका जीवन दर्शन जिसके साथ साथ में कुछ और बड़े किरदार भी जुड़े हुए हों, क्या उनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो आइए आज वही करते हैं। आज हमारे साथ में इस बारे में चर्चा के लिए जो स्टूडियो में पधारे हैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ में श्रीमान अनिल गोठवाल जी। अनिल जी, आपको बहुत स्वागत, अभिनंदन। अनिल जी पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के। पुलिस में एक महत्वपूर्ण, एक बड़े ओहदे से आप सेवानिवृत्त हुए हैं और दूरदर्शन में आपकी आवाजाही लगी रहती है और बड़ी सभाओं में आपके वक्तव्य हमेशा सुने जाते हैं, संबोधित करते हैं लोगों को। अनिल जी, जब मैंने कहा कि कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो सुनना और सुनाना आवश्यक है, लेकिन न जाने क्या ऐसे कारण है कि उनके बारे में बात नहीं करना चाहते लोग बाग, या फिर मालूम नहीं होता है, क्योंकि अध्ययन की भी बड़ी कमी है हमारे समाज में। हम उतना अध्ययन शायद नहीं करते हैं, और करते हैं तो मोबाइल के माध्यम से जो हमें मिल जाता है उतना करते हैं, सत्संग जरा कम कर पाते हैं। तो आइए आज जरा बाबा साहब के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में थोड़ा सत्संग आपके साथ में किया जाए। हाँ, तो देखो, इतने विराट और महान व्यक्तित्व के धनी को और हमारा मतलब ये दुर्भाग्य है कि सिर्फ उसको आरक्षण से जोड़ के रख दिया। बिल्कुल। लेकिन उनका मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक बाबा साहब को, इतने विराट व्यक्तित्व को पढ़ोगे नहीं, उनके विचारों को, उनका जो दर्शन है, उनका जो शास्त्र है, उन्होंने जो जीवन में अध्ययन करके समाज को देने की कोशिश की है, और विशेष रूप से उस समाज को न इंडिया के बल्कि दुनिया के उन वंचित, पीड़ित, शोषित जो एक लास्ट उसके छोर के ऊपर बैठा है, उसका अपग्रेडेशन कैसे हो, उसका जीवन कैसे महान, उनको हम क्या दे सकते हैं, इन बातों के ऊपर पूरा सामाजिक न्याय के लिए उनका जीवन संघर्ष रहा। बिल्कुल। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हम जानते हैं। जैसा कि आपने मुझे कहा था कि उनके कुछ अनछुए पहलू, मैं आपको बताता हूं कि जब तक बाबा साहब को नहीं पढ़ोगे जी, और जितना पढ़ोगे उतना उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। वो एक समुद्र है, समुद्र मंथन से जितना हम, अब आप देखिए कि बाबा साहब स्टूडेंट थे समाज में। 14 अप्रैल 1891 में महू में उनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में आज है। वहाँ पैदा हुए। एक उनके पिताजी रामजी सकपाल जी थे जो सूबेदार थे आर्मी के अंदर, लेकिन वो उनके परिवार में 14वीं संतान थी जी। एक उदाहरण बताता हूँ कि उनके एक बड़े भाई जो कि सन्यासी बन गए थे, तो वो काफ़ी समय से घर नहीं आए। तो कुछ समय बाद में वो गांव के पास से निकल रहे थे, तो उनके एक परिवार में और पड़ोस में रहने वाली औरत ने बताया कि भाई आपका बेटा, रामजी सकपाल जी का आपका बेटा आज वो संतों के साथ में टोली में घूम रहा है। तो वो वहाँ गए, तो उन्होंने उनको कहा कि भाई आप घर चलिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं घर तो अब तो नहीं जाऊँगा, अब मैंने मेरा ये एक जीवन यापन इसमें शुरू कर दिया। लेकिन तो उन्होंने आग्रह किया कि नहीं मेरे होता ये होता, तो कहे नहीं, आपके अभी भी जीवन में ऐसे हैं कि आपका ऐसा एक पुत्र पैदा होगा कि वो पूरे नाम रोशन करेगा आपके परिवार का। तो ये एक घटना थी, बिल्कुल घटना वो बताते हैं, तो ये सब भूल गए। 14वीं संतान थे बाबा साहब। आप देखिए कि वहाँ उस स्तर से उठकर वो पढ़ने गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रेम अगर आपको है तो वो सबसे ज़्यादा दुखी एक घटना से हुए हैं बाबा साहब आज तक। जब वो लंदन पढ़ के वापस आ रहे थे तो हुआ क्या कि उनकी बुक्स जो थी एक जहाज में लोड हो गई थी, वो जहाज हो गया लेट और उनको वापस भारत में आना था। तो पानी का जहाज के अंदर वो दूसरे जहाज में आए और करीब उनकी बताते हैं उस समय 25,000 पुस्तकें उन्होंने कलेक्ट की थी।
वो जहाज डूब गया तो उनका सबसे बड़ा वो बताते हैं कि ये मेरे दुख का कारण है कि मैंने मेरी पुस्तकों को वो नहीं कर पाया, वो दूसरे जहाज से आए इसलिए शायद बच गए। जी। ये उनके जीवन का एक था कि मैं दुखी उस रोज हुआ। आप देखिए कि उस समय तत्कालीन समय में जब वो पढ़ के पहले एशिया के पहले पीएचडी होल्डर थे जिन्होंने कि लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल से पीएचडी की, पूरे एशिया के। अब आप देखिए कि उस समय इन परिस्थितियों में उन्होंने किया। मैं मानता हूं कि सामाजिक रूप से, सामाजिक न्याय के रूप से उनको एक मौका मिला, उनको एक संविधान बनाने का एक मौका मिला। आप देखिए कि उस गरीबी से निकल के, उस समाज के पीड़ित होने के बावजूद, उस समाज ने जिनको उनको धिक्कारा था, जो साथ नहीं बैठते थे, मौका मिला। लेकिन बाबा साहब का व्यक्तित्व देखिए, उसने पूरे समाज के लिए, किसी एक के लिए नहीं, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, श्रमिक हों, स्वर्ण कास्ट के हों, ये हो, उन्होंने सबके लिए संविधान में जगह रखी। अगर वो चाहते तो हो सकता है कि संविधान के अंदर, मैं आपको बताता हूं कि उस संविधान सभा के अंदर उनसे पढ़ा लिखा सिर्फ एक बीएन राव साहब थे, जो बीएन राव साहब उनके बराबर समकक्ष। उन्होंने बीएन राव साहब का भी जो संविधान सभा में धन्यवाद बहस हो रही थी, तो 25 नवंबर 1949 में तो बीएन राव साहब का भी उल्लेख किया कि अगर ये बीएन राव साहब नहीं होते तो आप ये मानिए कि उन्होंने अपना श्रेय नहीं लिया, जबकि संविधान के बारे में उनकी जितनी महानता होती है व्यक्ति की, तो उन्होंने ये जिक्र किया। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि आज से हम इस देश के अंदर जो पैदा समान रूप से होते हैं, समान रूप से मरते हैं, और कोई भी जाति विहीन समाज की एक कल्पना की थी भारत के अंदर, और उसका संविधान में जगह जगह उल्लेख किया है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, आप ये देखिए कि सारे विषयों को उन्होंने लिया और प्रत्येक प्राणी, मानव समाज के लिए उन्होंने करुणा के आधार के ऊपर संविधान को एक देश को दिया है। तो इस बारे में कोई ये नहीं जानता कि उनका कितना करुणा, कितना प्रेम और सबके प्रति रहा है। एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें हो गई जो उनके साथ में जुड़ी हुई थी, लेकिन हम उनको शायद स्मृति भ्रंशता का शिकार कह लें, या फिर ना हमारी स्मृतियों में उन्हें आने नहीं दिया गया, इसकी बात कह लें। गोठवाल जी, उनके साथ में बहुत सारे किरदार, जैसे कि मैंने प्रस्तावना में भी बोला, जिस तरह से आपने बीएन राव साहब का नाम लिया, हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, हम वीर सावरकर की बात करते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। ये तीन बड़े ऐसे व्यक्तित्व रहे जिनकी अपनी अपनी एक दिशा रही है, काम करने का अपना एक तरीका रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी हम बात कर सकते हैं। ऐसे में सबका ध्येय भारत माता की आज़ादी था। उस ध्येय में कैसे ये किरदार आपस में गुंथे, जुड़े और एक माला पिरोई गई, जिसके कारण से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। मैं व्यक्तित्व के बारे में आपको कुछ अंश में इस पहलू के अंदर बात करना चाह रहा हूँ। अब ये बिल्कुल सत्य बात है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के विचार कभी नहीं मिले। उन्होंने हमेशा वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को प्राथमिकता दी, महात्मा गांधी ने। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि आज़ादी मिल रही है देश को, और उन्होंने अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया कि आप लोग तो सब चले जाओगे और आज़ादी भी मिल जाएगी, लेकिन हमारी जो जाति है, जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा रह गया है, जिसको उठाना है, उसके लिए कोई भी बात नहीं कर रहा। इस इशू के ऊपर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बहुत टकराव हुआ जी। इसी बीच में जब अत्याचार की बात होती थी तो वीर सावरकर, जैसा आपने नाम बताया, महाड़ का एक अत्याचार हुआ, उसके अंदर डायरेक्टली वीर सावरकर साहब बीच में आए और उन्होंने जो स्वर्ण हिंदूवादी मानसिकता के लोग थे उनको उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, और उन्होंने
बिल्कुल सामने आके और उनका विरोध किया कि इस तरह से ये अगर आप करेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। और इवन वो तो हिंदू महासभा के थे, हिंदू महासभा होने बिल्कुल। के बावजूद उन्होंने इनका वंचित वर्ग का एक डिप्रेस्ड क्लास वर्ड आया था 1919 में। जी। डिप्रेस्ड क्लास का मतलब है कि उसमें एससी वर्ड तो था ही नहीं, जी, शेड्यूल ठीक कास्ट बात। वर्ड नहीं था। तो डिप्रेस्ड क्लास यानी जो पीछे रह गए, जो बहुत समाज में उनको आगे उत्थान करना है, उनके साथ अनटचेबिलिटी है, उनका वीर सावरकर ने अंबेडकर का पक्ष लिया और उनके साथ खड़े रहे कि नहीं, ये अंबेडकर जो कह रहे हैं वो सही है। तो आप देखिए कि महात्मा गांधी, सावरकर और अंबेडकर तीनों की एक विचारधारा अलग अलग रही, ये पूरा पक्ष लेते थे। आप जब अंबेडकर से पूछा गया एक वक्तव्य में कि देश और अंबेडकर का हित होगा तो आप किसके साथ जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं देश के साथ जाऊंगा, बिल्कुल देश हित में काम करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं डिप्रेस्ड क्लास की, डिप्रेस्ड क्लास के अंदर और देश अगर दोनों हो, चुनना हो तो आप किसको चुनोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं डिप्रेस्ड क्लास को चुनूंगा। आप देखिए इसका बहुत विरोध हुआ। ये जो किंवदंतियां आप जो अनछुए पहलू लेके आए हैं, लेकिन उनका विराट व्यक्तित्व है। जब उनसे ये कहा गया कि नहीं, ये आप जो समाज है कैसे भी इसको एकजुट करना है, तो उन्होंने ये कहा कि पहले समाज एकजुट होगा जब देश बनेगा। तो तब उनसे एक पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप हिंदू आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, आप हिंदुओं के इसके अंदर सुधारात्मक इसकी बात कर रहे हैं कि भाई इसमें जो कमियां हैं, इसके जो वो है आप इसको दूर करिए, हम आपके साथ ही हैं जी। जब देश और हिंदू की बात आई तो उन्होंने कहा कि देश से पहले मैं हिंदू को चुनूंगा, हिंदू समाज को चुनूंगा, हिंदुत्व को चुनूंगा। तो वो ऐसी बात करते थे। तो लोगों को ये व्यक्तित्व मालूम नहीं है, लेकिन एक ही है नेगेटिव बात। तो ये उनके व्यक्तित्व का एक वो है कि उनको आप जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं, तो उसके बारे में कोई पता नहीं लग पाएगा। सबको साथ में लेकर के चलने की वो बात करते थे, और शायद यही बात आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसलिए जब वो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उसमें जब वो दूसरे कार्यकाल में 2019 में जब जोड़ते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो ये लाइन मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की इसी दर्शन से जिसकी बात आप कर रहे थे निकल के आती है। बिल्कुल, ये तो आ ही रही है। उस समय देखो, आज ये कुछ भी कहें वीर सावरकर साहब को आप ये गलत बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर किताबों को पढ़ोगे तो इनके विचार एक समान है। कुछ विचारों के ऊपर महात्मा गांधी से भिन्नता थी। महात्मा गांधी जो ये डिप्रेस्ड क्लास की बात करते थे, तो ये भिन्नता के कारण किताबों में और जो साहित्य है, जो हमारा इतिहास उपलब्ध है, उसमें विचारों में काफ़ी भिन्नता रही। आप देखिए इनको फिर भी ऊपर उठने नहीं दिया गया। कांग्रेस के अंदर ये गए 42 के अंदर जी। आप देखिए कि कांग्रेस ने इनको हराने का काम किया, हरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उसमें चुनने के लिए तो इनको हरवा दिया। तो आप देखिए कि ये जब पूर्वी बंगाल था वहां से ये जीत के आए। फिर ये सरदार पटेल से इसी बारे में भिन्नता रही इनकी, महात्मा गांधी की, तब भी उनका किसी ने पक्ष नहीं लिया। तो ये संविधान सभा में भी चुन के आए। उसके बाद में इन्होंने चुन करके आए हैं, सब जगह चुन करके आए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जब चुन के आए तो ऐसा व्यक्तित्व जो संविधान, देश के बारे में जो संविधान की बात करता हो, तो जो ऐसे व्यक्तित्व को नेहरू जी को अपने प्रथम मंत्रिमंडल में ये आजाद, मतलब जो इलेक्शन जो था 52 का, उससे पहले हमारा संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा की कार्य ये था कि संविधान का निर्माण प्लस मंत्रिमंडल का। तो मंत्रिमंडल पहले कानून मंत्री बने। अब देखिए बाबा साहब, इनको मौका मिला जब हिंदू बिल कोड आया जी, और
नेहरू जी से इनका टकराव हुआ। नेहरू जी सिर्फ इसलिए, ये महिलाओं को प्राथमिकता के आधार के ऊपर बहुत सुधारात्मक वो करना कदम चाह लेना रहे चाहते थे। तो ये बिल लेके आए जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए था। ये पहली बार बात उठी। आप देखिए, लोगों ने ये कहा कि ये कैसी बात कर रहे हैं। उसके अंदर होता ये था कि जब शादी हो के मान लो जो माइनॉरिटी का मुस्लिम समाज में तो 3 विवाह करने का अधिकार है, लेकिन हिंदू में कहीं नहीं है। तो हिंदू कोड बिल लाए। उन्होंने कहा मान लो पहली पत्नी आपके आप छोड़ दें, दूसरी शादी कर दी, उनके बच्चों का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनका भरण पोषण का अधिकार भी होना चाहिए। सही बात है। संपत्ति में अधिकार हो, भरण पोषण का अधिकार। उसमें गोद लेने का मामला नहीं था। तो जो बांस थे उनको गोद लेने के लिए इन्होंने एक्ट लाया। इन सब पे जब चर्चा हुई तो नेहरू जी पीछे हट गए। तो आप देखिए कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व खुले के धनी दिमाग के थे व्यक्ति थे। कि अगर मैं कानून मंत्री हूं और कानून मंत्री का काम है कानून बनवाने के अंदर सरकार का सहयोग करना, मैंने पुटअप किया और वो पास नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। इतना बड़ा व्यक्तित्व, आप ये कोई जानता नहीं होगा, त्यागी व्यक्ति, त्यागी। उसने कोई व्यक्ति उसके लिए नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, समाज का सोचा। वो तो बैरिस्टर थे, लॉ 13 भाषाओं का उनको ज्ञान था। आप देखिए, जब वो 2 साल लंदन में गए थे तो उनको मौका मिला जर्मनी जाने का। जर्मनी में उनके पास पैसे नहीं थे तो उनको संस्कृत आती थी, उन्होंने संस्कृत पढ़ाई वहां जी। संस्कृत पढ़ा के कुछ पैसों का जो ट्यूशन करके आता है उस पैसे से अपना खर्चा चलाया है। आप देखिए कि लोग बाग समझते नहीं, उनको 13 भाषाओं का ज्ञान था। एग्जैक्टली। और इसी चक्कर में जब वो चीज आगे बढ़ती है, वो लोग वो अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं हमेशा, कभी उससे कोई चीज उनको डिगा नहीं पाती, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हाँ, उन्होंने डिग्निटी को प्राथमिकता, उन्होंने कहा आत्मसम्मान सबसे पहले है। आप शिक्षा लीजिए, शिक्षा को बहुत महत्व दिया। आप आत्मसम्मान की बात करते हैं, वो उन्होंने ये कहा कि आत्मसम्मान कैसे आता है। आपकी बदतमीजी से आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिससे कि आपको ठेस पहुंची है, बेइज्जती हुई है। उनका एक बताऊं कि जब वो बचपन के अंदर थे तो बचपन के अंदर वो अपने पिता के पास गांव से तो ट्रेन के ऊपर उन्होंने तो वो चिट्ठी लिखी थी। तो वो चिट्ठी लिख के कि भाई हम फला तारीख को आपके पास आएंगे। तो पिता रेलवे स्टेशन पे लेने नहीं आए। पिता जब रेलवे स्टेशन पे लेने नहीं आ सके और उनको वो चिट्ठी नहीं मिली तो ये वहाँ पहुँच गए। रेलवे स्टेशन मास्टर को उन्होंने अपनी पीड़ा बताई तो मास्टर ने एक तांगे वाले को उनके साथ में कर दिया। आप देखिए कि रात के अंदर उस तांगे वाले को बिठा के और गंतव्य स्थान के ऊपर छोड़ना था उनके पिताजी के पास में। उस तांगे वाले को पता लगता है कि ये तो अछूत जाति से है, तो उन्होंने बीच रास्ते में रात को 2 भाई को, एक उनके भाई और थे, उन दोनों को उतार दिया। तो ये बदतमीजी की घटना थी उनके जीवन के अंदर। ये है कि मैंने वो दिन ये देखा कि मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है, तो मेरे जो समाज के पीड़ित वंचित लोग बाग हैं उनके साथ है। इस घटना ने उनको बदल के रख दिया। और इसी कारण जो लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स स्कूल में पढ़ने गए तो इन्होंने अपना प्रण लिया कि मैं शिक्षा लेके पूरा इंडिया ही नहीं, दुनिया के देश के जितने भी पीड़ित वंचित पिछड़े जो लास्ट उसके ऊपर बैठे हैं छोर के ऊपर, उनके न्याय के लिए मैं लड़ूंगा। उनका सामाजिक न्याय, उनका उत्थान, उनका विकास कैसे हो। और उन्होंने वो किया। वो चाहते तो वहाँ बैरिस्टर बने हुए थे, बैरिस्टर थे तो वहाँ रुक जाते, लेकिन वो वापस आए, वापस आके लोगों के बीच में रहे, समाज के लिए काम करने का उन्होंने निर्णय किया था कि भाई मेरे लिए काम करना ही नहीं है। हाँ, तो अपने समाज के लिए सारा कर। इवन जब देश का विभाजन होता है, एक दुख भरी घटना होती है, तो 2 नेशन थ्योरी जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध से सर सैयद के समय से शुरू हुई थी, और उस समय भी उनका जो योगदान था वो पूरा देश के लिए ही था, भारत के लिए था। कि जब आबादी की अदला बदली की घटना हुई, इस तरीके की बातें हुई, उस समय भी उन्होंने उस समाज को एक दिशा देने का काम किया था। देखिए, विभाजन के पूर्व में
महात्मा गांधी और इनके विचारों में जो मतभेद आया, मतभेद इस बात के ऊपर आया कि ये जो सांप्रदायिकता के आधार के ऊपर देश का विभाजन कर रहे हो और आप चुप बैठे हो, बोल नहीं रहे हो। महात्मा गांधी को कहा कि इसके ऊपर आपको स्पष्ट करना चाहिए। अब देश विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पे हो रहा है तो पूरे मुस्लिम्स अपने देश में जाएं और पूरे हिंदू यहाँ आए। ये अम्बेडकर साहब ने कोट किया, ये कोट किया और इसके ऊपर उन्होंने ये और उन्होंने तो इवन आह्वान किया था डिप्रेस्ड क्लास को, पिछड़े वर्ग को, सभी को कि भाई जब विभाजन देश का हो चुका है, सांप्रदायिकता के आधार पे हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि भाई हिंदू तो हमारे को मानता ही नहीं है। तो वो ये जो वो उन्होंने दिया कि भाई हिंदू और हम आपस में लड़ लेंगे, लेकिन ये आपके सगे नहीं हो सकते हैं। आप देखिए, बहुत बड़ी बात कही कि आप अकेले रह जाओगे, आप वापस आइए और अपने देश के अंदर ही रहिए। हिंदू और हम तो बैठ के एक दफे एग्जैक्टली हम अपना काम कर लेंगे, हम कर लेंगे, भाई भाई अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर कैसे विश्वास कर रहे हो। तो उन्होंने ये आह्वान किया, ये उनका एक सोच था, एक दूरदर्शिता थी। और आज देखिए कि ये हुआ जो 370 धारा और 35 इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर उन्होंने विरोध किया कि 370 कैसे लगा रहे हो। उन्होंने ये कहा कि भाई सीमा की रक्षा हम करें, सड़कें हम बनाएं, इनका खाद्यान्न का व्यवस्था हम करें और पूरा भारत के अंदर इनको अधिकार हो और हमें अधिकार नहीं हो। तो ऐसे इशू के ऊपर मैं डिबेट में ही भाग नहीं लूंगा। आप क्या बात कर रहे हो। तो उन्होंने बाबा साहब ने कश्मीर की जो 370 की समस्या थी उस वक्त विचारों की भिन्नता के कारण, अदरवाइज अगर उनको शायद ये समस्या उसी समय सॉल्व हो चुकी होती, उसी समय सॉल्व हो चुकी होती। और हमें आज का जितना बड़ा जो एक खर्चा है, जो अपव्यय है, वो करना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में पिछले 75 वर्षों से जो करना पड़ रहा है। शायद ये अमृतकाल, जिसकी भारत के प्रधानमंत्री 2022 से 2047 की बात करते हैं, अब ये अमृतकाल आज से बहुत वर्ष पहले आ चुका होता, क्योंकि कोई भी अशांति नहीं चाहता, परेशानियां नहीं चाहता, सब एक दूसरे के साथ में। हम तो वो देश हैं सर जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बात करता है, जो इस आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम जुड़े हुए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, जो विश्व में अग्रणी देश की भूमिका ऐसे ले रहा है कि G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। लेकिन ये समय आज से 20 वर्ष पूर्व आ सकता था, लेकिन हमारी जो कुछ समस्याएं थी जो उस समय रही, जिनका समाधान नहीं हो सका, वो समाधान पिछले 10 वर्षों में होने का प्रयास किया गया, बहुत बढ़िया तरीके से किया गया, जिसके कारण से आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात भारत कर रहा है। स्वदेशी रक्षा आयुध की बात आज भारत कर रहा है। स्टार्टअप्स की बात करें, यूनिकॉर्न्स की बात करें, इन सब देशों में भारत अग्रणी है। दुनिया में अर्थव्यवस्था डाउन जाती है, जीडीपी डाउन जाती है, अनेक देशों की, यूरोप का डाउनफॉल हो रहा है, कोरोना के टाइम पे कितनी सब चीजें हुई, लेकिन भारत उठ रहा है। इन सब चीजों के नींव में जो कुछ बड़े नाम कहे जाएंगे, लिखे जाएंगे, उनका इतिहास लिखा जाएगा, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा एक बड़ा योगदान होगा। और आपने जो बात कही है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस बिंदु पर आज के हम कार्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं। आपका संदेश हमारे दर्शकों के नाम अनिल जी। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब के जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि किसी भी कर्म के आधार के ऊपर हमें आगे बढ़ना है, एक जाति विहीन समाज की स्थापना करनी है और हमें देश और राष्ट्र को सबसे प्रथम रखना है। इन्हीं भावनाओं का उन्होंने आदर किया और इन्हीं भावना से देखिए कांग्रेस सरकार ने उनको नहीं दिया। 1991 के अंदर उनको भारत रत्न मिला, जबकि मिलना चाहिए था, वो हकदार थे। आप देखिए सरकार का जो 125वीं जयंती आई, उसके बाद बाबा साहब का एक उदय हुआ है, पंचतीर्थ बनाए, जहां वो पैदा हुए वहां जन्मभूमि पे राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण हुआ। वाजपेयी साहब ने 100 करोड़ रुपए करके, जहां उनका डेथ हुई 26 अलीपुर रोड दिल्ली के अंदर, वहां एक स्मारक का निर्माण हुआ। आप देखिए कि लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने गए थे, वहां इंडिया हाउस बना है। इस गवर्नमेंट ने अभी 2015 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोदी जी के समय सरकार ने बिल्कुल उसको खरीदा, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। तो पंच तीर्थ बनाया,
जिसके कारण एक पुणे बाबा साहब को समझने जानने का मौका मिला है। मैं यहाँ विश्वास करता हूँ कि बाबा साहब के प्रति किसी मानसिकता बनाने से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, आप उनको एक बार पढ़िए तो आपके उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व और उस समय के जो समकालीन जितने नेता थे उनमें सबसे पढ़े लिखे नहीं, तर्कशील, बुद्धिमान ये थे और उन्होंने देश के लिए किया, संविधान के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया और ये एक संदेश उन्होंने दिया। आप एक देखिए, उन्होंने 35 में कहा था कि मैं हिंदू धर्म की अगर ये बुराइयां ठीक करते हैं तो मैं रहूंगा, अदरवाइज मैं 56 के अंदर उन्होंने बौद्ध धर्म 21 वर्ष लिए उन्होंने। 21 वर्ष वो चाहते तो मुस्लिम बनना चाहते। स्टडी किया होगा उन्होंने बौद्ध धर्म को, कितना स्टडी किया होगा बौद्ध धर्म को, ये भी बड़ी जानना है, हम जानना हमें आवश्यक है। वो सिद्धार्थ, वो महात्मा बुद्ध जो कि सनातन से संबंधित रहे थे और वहीं वो रहे, यानी नहीं, आप उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि जैसे हीनयान, महायान, बुद्धयान, उसमें तीन वो हैं, लेकिन उन्होंने नया नारा दिया, नवयान। उन्होंने कहा कि भारतीयता, बुद्धिज्म ये नहीं, भारतीयता, जो भारतीय है वो सब एक है, ना कोई जाति होगी ना कोई पाति होगी, वो भारतीय होगा और वो बुद्ध का अनुयायी होगा। उसके अंदर अत्तदीपो भव, मतलब अपना दीप स्वयं बने, अपनी ज्योति से लोगों को जगमग करे और वो मानव कल्याण और करुणा के, दया प्रेम के आधार के ऊपर उन्होंने इस धम्म को बहुत बढ़िया तरीके से आपने बातें कही हैं। मुझे लगता है जिन पंचतीर्थों की बात आपने कही, जो इस देश की सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार जो काम कर रही है, डिस्कोर्स में, सामान्य डिस्कोर्स में वो शायद उतना जाती नहीं है बातें, या फिर कुछ लोग उनको जाने से रोकते हैं। उन पंचतीर्थों की यात्रा आपको करनी चाहिए। इस सरकार ने जो काम इस समाज के लिए किया है, जो समाज कहीं पीछे छूटा हुआ था, लेकिन उसके लिए हम जिस तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हमने उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बात की और अनिल गोठवाल साहब ने उसके बारे में बहुत विशद रूप से जो ज्ञान रखते हैं इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की और अपना अनुभव जो है आप साझा किए। आपका बहुत धन्यवाद अनिल जी चर्चा में सहभागी होने के लिए। नमस्ते।